आज हम चर्चा करेंगे समुद्रगुप्त की। देखिए, समुद्रगुप्त पे एक प्रश्न बनता है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। अथवा कभी कभी ये प्रश्न यूँ भी पूछ लिया जाता है, इलाहाबाद स्तंभ लेख के आधार पर समुद्रगुप्त की विजयों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए और उसे भारत का नेपोलियन स्वीकार करना कहाँ तक उपयुक्त है। देखिए, हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विभिन्न विजयों एवं तत्कालीन राज्यों के प्रति उसकी नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। यदि हम दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो समुद्रगुप्त अपेक्षाकृत अधिक महान था। जहां नेपोलियन वाटरलू के अंतिम और निर्णायक युद्ध में पराजित हुआ और उसे सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था, वहीं समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को वह सुदृढ़ता प्रदान की जो आगामी 150 वर्षों तक पुष्पित और पल्लवित होता दृष्टिगत होता है। समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उसके स्रोतों के बारे में हम चर्चा करें तो उसके प्रमुख स्रोत हैं, एक तो प्रयाग प्रशस्ति है, एरण अभिलेख है, नालंदा ताम्रपत्र लेख है और उसके द्वारा प्रचलित की गई 6 प्रकार की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन सब से समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए, समुद्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह संपूर्ण भारत को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसीलिए डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है, समुद्रगुप्त का आदर्श भारत के प्राचीन क्षत्रियों का परंपरागत आदर्श दिग्विजय और भारत का एकीकरण करना था। सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की योजना बनाई और इस योजना का ध्येय धरणीबंध था। समुद्रगुप्त ने जो विजय की वो विजय निम्नानुसार थी। आर्यवर्त की प्रथम विजय। समुद्रगुप्त ने दिग्विजय का प्रारंभ उत्तरी भारत के राजाओं पर विजय प्राप्त करके किया था और प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति में इस अभियान का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार उसने अपने आर्यावर्त के अभियान के तहत 4 राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। पहला अच्युत था जो अहिक्षेत्र या बरेली का शासक था। दूसरा नागसेन था, नागसेन मथुरा का राजा था और नागवंशीय शासक था जिसकी राजधानी पद्मावती थी। एक गणपति नाग था, गणपति नाग नागवंशीय शासक था और जो विदिशा में राज करता था। एक कोटकुलुज वंश था। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कोटकुलज जो वंश था उसको भी समुद्रगुप्त ने विजित किया। तो अपने आर्यावर्त के प्रथम अभियान के तहत इन 4 राजाओं पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। इसके पश्चात उसने दक्षिणापथ का अभियान प्रारंभ किया और इस अभियान के तहत उसने 12 राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। आर्यावर्त के प्रथम अभियान की सफलता के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत का अभियान किया था और 12 राज्य जो विजित किए गए थे वो निम्नानुसार थे। एक कौशल था, महाकांतर, पृष्ठपुर, कोटुल, एरंडपल, कांची, अवमुक्त, वेगी, पालक्य, देवराष्ट्र और कुस्थलपुर। इन राजाओं को उसने परास्त किया था। तत्पश्चात उसने आर्यावर्त का द्वितीय अभियान चालू किया और इस अभियान के तहत दक्षिण से उत्तर की ओर लौटने पर उसने पुनः आर्यावर्त के राजाओं से युद्ध करना पड़ा। इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त ने अपने प्रथम आर्यावर्त अभियान के समय अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, कोटकुलुज वंश के किसी राजा को पराजित किया था।
किंतु उसका अनुमोदन नहीं किया, उन्होंने अर्थात उनको अपने राज्य में नहीं मिलाया था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय उत्तर भारत के इन राजाओं ने पुनः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी तथा गुप्तों की बढ़ती हुई शक्तियों से आतंकित होकर आर्यवर्त के अन्य शासक भी समुद्रगुप्त का विरोध करने के उद्देश्य से सिर उठाने लग गए थे। आर्यवर्त के द्वितीय अभियान में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को परास्त किया, जैसे रुद्रदेव है, मतिल है, नागदत्त है, चंद्रवन्मा है, गणपति नाग है, नागसेन है, अच्युत है, नंदी है और बलवर्मा है। इन राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने विलीनीकरण की नीति अपनाई थी। उक्त नीति समयानुकूल व गहरी राजनीतिक सूझबूझ की द्योतक थी। उत्तर भारत पर एक छत्र शासन स्थापित करने के लिए आर्यावर्त के छोटे छोटे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाना समुद्रगुप्त के लिए आवश्यक था। इसके पश्चात उसने आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त की। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने आठविक राज्य, जो कि गाजीपुर से जबलपुर के बीच फैले हुए थे, इन राज्यों को भी विजित किया था। इसके पश्चात उसने सीमावर्ती जो राज्य थे उनके द्वारा उसकी अधीनता को स्वीकार किया गया। समुद्रगुप्त ने पूर्वी और पश्चिमी सीमांत प्रदेशों पर अपने प्रभाव का विस्तार किया तथा उन्हें आत्मसमर्पण कर देने के लिए विवश किया था। पूर्वी सीमांत प्रदेशों में 5 गणराज्य थे, जैसे समतट है, डवाक है, कामरूप है, नेपाल है और कर्तपुर है। पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में 9 गणराज्य थे, मालव, अर्जुनयन, योद्धे, मद्रक, आमीर, प्रार्जन, सनकानिक, काक और खरप्रीक। प्रयाग प्रशस्ति में विजित राज्यों की सूची में इनकी सूची अलग से दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त को इन राज्यों से युद्ध नहीं करना पड़ा, बल्कि समुद्रगुप्त से भयभीत होकर स्वयं ही इन राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात उसने विदेशी जो राज्य थे उनको अपने अधीन किया। हरिसेन की प्रयाग प्रस्थिति से विदेशी शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें समुद्रगुप्त को आत्मसमर्पण करना, कन्याओं का उपहार देना और गरुड़ मुद्रा से युक्त अंकित आदेशों को अपने शासन क्षेत्र में लागू करने का जो आश्वासन है, इन विदेशी राज्यों के द्वारा समुद्रगुप्त को दिया गया था और समुद्रगुप्त से मैत्री इन्होंने स्थापित की थी। समुद्रगुप्त से मैत्री स्थापित करने वाले ये विदेशी राज्य निम्नानुसार थे। देवपुत्र शाही शाहनुशाही था, शक है, शेहल है, मुरुंड है, सर्वद्वीपवासी है। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने अपनी अनेकानेक विजयों से विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब बात आती है कि समुद्रगुप्त ने इन विजित जो राज्यों हैं उनके प्रति कौन सी नीति अपनाई। देखिए, आर्यावर्त के राज्य जो थे उनके प्रति उसने राज प्रस्पोधरण अर्थात विलीनीकरण की जो नीति है वो अपनाई थी। अर्थात आर्यावर्त के राज्यों को उसने विजित करके इन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आठविक राज्य जो गाजीपुर से जबलपुर तक फैले हुए थे, इनके प्रति उसने परिचारीकृत की नीति अपनाई। परिचारीकृत से अभिप्राय है कि इन राज्यों को उसने दास बना लिया था। इसी तरह से सीमांत जो प्रदेश है, इन सीमांत प्रदेशों को भी उसने विजित किया था और सीमांत प्रदेशों के प्रति उसने नीति अपनाई आज्ञाकरण, सर्वकरदान और प्रणामागमन। अर्थात ये जो सीमांत राज्य हैं वो समुद्रगुप्त की आज्ञाओं का पालन करेंगे, सभी प्रकार के कर उनको देंगे और प्रणामागमन अर्थात उसके दरबार में आकर समय समय पर उपस्थिति देंगे। इसके बाद बात आती है कि विदेशी राज्यों के प्रति, विदेशी जो राज्य हैं उनके प्रति एक तो आत्मनिवेदन
की नीति अपनाई थी, अर्थात उन राज्यों ने अपने आप समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और उनके द्वारा जो आश्वासन समुद्रगुप्त को दिए गए थे उसमें प्रमुख है आत्मनिवेदन, कन्याओं का दान और गरुड़ मुद्रा से अंकित आदेशों की पालना जो करना है वो सुनिश्चित किया था। दिग्विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेघ यज्ञ भी किया था और इस अवसर पर उसने विशेष प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जो है वो प्रचलित की थी, जिसमें एक और घोड़े की आकृति उत्कीर्ण है और उसके नीचे अश्वमेघ पराक्रम लिखा है। समुद्रगुप्त ने अपनी अनेकानेक विजयों एवं विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त ने अपने उत्तराधिकार में जो उसको राज्य मिला, एक छोटा सा राज्य अपने पिता से प्राप्त किया था, किंतु अपने पुत्र के लिए उसने एक विशाल साम्राज्य छोड़ा था। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पठार, पूर्वी तट के अनेक प्रदेश सम्मिलित थे। इस प्रकार उसका साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में नर्मदा तथा उत्तर में कश्मीर की तलहटी तक विस्तृत था।